ठीक है, तो चलिए आते हैं टाइम को बिना वेस्ट किए पैराजंबल्स पे। तो सबसे पहले हम लोग पैराजंबल्स के क्वेश्चंस करेंगे एज यूजुअल। ये क्या हुआ? ओके, चलिए देखिए, पैराजंबल का जो भी क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका है वो सारी चीजें मैंने तो आपको पहले बता दी है। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या है कि अप्रोचेस ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, यहाँ पे मैं आपको करवाने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ कि अगर आप लोगों ने आज या कल या परसों में एडमिशन लिया होगा तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लाइव क्लासेस तो देखिए लेकिन जो प्रीवियस क्लासेस हैं उनको शुरुआत से जरूर देख करके नोट्स बना लीजिएगा। वो बहुत मैंडेटरी और इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आप लाइव नहीं देख सकते, आप लाइव क्लासेस देखिए, लेकिन जो पिछली क्लासेस आपके रिकॉर्डेड फॉर्म में पड़ी हैं उनको भी प्लीज एक बार आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जैसे मान लीजिए हमारे सामने ये पैराजंबल का क्वेश्चन है, तो इस पैराजंबल के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको पढ़ना शुरू नहीं करना है, आपको सबसे पहले ऑप्शन में आना है। तो हम लोग ऑप्शन में आके देखेंगे, यहाँ बी से शुरुआत किया गया है, यहाँ से डी से किया गया है, यहाँ बी है और यहाँ पे डी है। तो हमें यहाँ से एक चीज देखिए ये पता चलती है कि अगर इसकी शुरुआत हमने बी और डी से करी है तो दो चीजों से तो हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट हो ही नहीं सकता, दो चीजों से हमारी शुरुआत हो नहीं सकती। एक तो हमारी शुरुआत ए से नहीं हो सकती, ये कंफर्म हो गया। ठीक है, दूसरा यहां पे हमारी शुरुआत जो है वो सी से नहीं हो सकती। ए और सी, इन दो चीजों से हम इस सेंटेंस को शुरू नहीं कर सकते हैं। और उसका बड़ा सिंपल कारण क्या रहा कि वो ये रहा कि ऑप्शन में नहीं दिया गया। तो इस अप्रोच से हमने दो चीजों को एलिमिनेट कर लिया। अब हमारे पास बचे यहाँ पे एक बी बचा, एक डी बचा। अब बी और डी में से हमारा पहला ओपनिंग स्टेटमेंट हो सकता है। तो इसके लिए क्या कोई जादू है, कोई ट्रिक है, कोई मिरेकल है कि हम देखते ही कर ले? नहीं, आपको एक बार बी पढ़ना पड़ेगा, एक बार आपको डी पढ़ना पड़ेगा, दोनों पढ़ना पड़ेगा आपको। तो बी पढ़ के देखते हैं। तो यहां पे लिखा है वेल हंटिंग इज नॉट इजी। तो कह रहा है कि जो वेल हंटिंग होता है, यानी हम यहाँ पे वेल मछली की बात कर रहे हैं, अगर उनके शिकार की बात करें, उनके हंटिंग की बात करें, तो कह रहे हैं यह आसान नहीं होता है। दूसरी तरफ कह रहा है इट वॉज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा मुश्किल होता था। अच्छा जरा गौर करिएगा, यहां पे लिखा है इट वाज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। ये इट कहीं ना कहीं हमें पता है भाई प्रोनाउन है। और अगर ये कह रहा है कि यह चीज मुश्किल थी, अब क्या चीज मुश्किल थी? अब ये इट किसको रेफर कर रहा है? तो इससे हमें ये बात समझ में आ गई कि पहला हमारा डी तो नहीं हो सकता, यानी ये जो डी वाले ऑप्शन थे हमने यहां से इनको एलिमिनेट कर दिया। हमें इतनी बात समझ में आ गई, या तो हमारी शुरुआत बी से होगी। अब जब बी से होगी, यहां भी बी, यहां भी बी, यहां बी के बाद ए दिया गया है और यहां बी के बाद डी दिया गया है। तो अब ए रखें या डी रखें, तो देखिए उसके लिए क्या करना है ना, इसमें भी ऐसा कोई जादू नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। एक बार ए पढ़ते हैं, एक बार डी पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या ए में लिखा है क्या डी में लिखा है। तो हमने देखा टू किल अ वेल, एक वेल को मारने के लिए हंटर्स यूज्ड स्पीयर्स कॉल्ड हार्पून्स। वो एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं या एक तरीके का वेपन कह सकते हैं, वो यूज करते थे जिसे हम लोग हार्पून बोलते थे। हार्पून जो है वो भाले की तरह हुआ करता था और उसको खींच के मारा जाता था निशाना लगा करके, मछली के लिए, वेल के लिए, या बड़ी मछलियां हो छोटी मछलियां हो उनके हंटिंग के लिए यूज किया जाता था। अब यहां पे देखिए लिखा था इट वॉज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट एंड रिस्की बिफोर मॉडर्न मेथड्स एंड मशीन्स बिगेन टू बी यूज्ड। यानी जब हम जो मॉडर्न मशीन्स थी या जो मॉडर्न मेथड्स थे, यानी जो आधुनिक तरीके, आधुनिक मशीन जब हम यूज नहीं किया करते थे, अगर हम उसके पहले की बात करें तो इसको यानी किसको, वेल की हंटिंग जो होती थी वो डिफिकल्ट और रिस्की होती थी। तो अगर आप यहां पे गौर करोगे तो वेल हंटिंग इज नॉट इजी लिखा हुआ है। अब इससे पेयर जो हमारा बनेगा वो कौन बनेगा? डी बनेगा, यानी बी के साथ हमारा पेयर डी। ठीक है, उधर कह रहा आसान नहीं होती थी, फिर उसी चीज को और इलेबोरेट करके कह रहा है कि मुश्किल होती थी। दूसरी चीज यहां पे देखिए कि टू किल अ वेल, एक वेल को मारने के लिए हंटर्स यूज्ड स्पीयर कॉल्ड हार्पून्स। अब यहां पे हमने हार्पून्स का बात करा है और यहां पे देखिए दिस हार्पून्स लिखा है, तो ये हार्पून्स किससे पेयर बनाएगा? दिस हार्पून से, यानी हमारा ए के साथ सी का पेयर बन रहा है। तो देखिए बी के साथ डी और ए के साथ सी का जो पेयर है वो कहां पे है? डी में है। ठीक है, तो हम एक एक चीजों को इसी तरीके से समझते हुए चलेंगे जिससे आपका धीरे धीरे देखने का जो नजरिया है ना वो बदल जाए, आप चीजों को देखने लगो और आपके दिमाग में ये चीज बैठ जाए, आपका ऐसा माइंडसेट बन जाए कि चीजें डिफिकल्ट नहीं होती, ये चीजें सिर्फ समय लेती हैं, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अगर हम प्रैक्टिस करते रहेंगे और प्रैक्टिस करने के साथ अब अगर अपनी स्किल को इन्हेंस करेंगे तो हम इसमें बेहतर कर सकते हैं। तो प्लीज अगर कोई डाउट हो तो एक बार बता देना, कोई डाउट नहीं है तो भाई आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अब जैसे ये हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आया, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? ऑप्शन देखना है। ऑप्शन में हमने देखा यार बी लिखा है, सी लिखा है, डी लिखा है, ए लिखा है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन जब ऑप्शन में आ जाते हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चन के ऑप्शन में अगर ए बी सी डी चारों चीजें आ जाती है
तो समझ के चलिए कि ये बहुत आसान आपके लिए हो जाता है, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। आप पूछोगे ऐसा क्या हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखिए ए भी आया है, बी भी आया है, सी भी आया है, डी भी आया है, ये चारों आए हैं। अगर ये चारों इसके अंदर आए हुए हैं तो हमें सिर्फ ओपनिंग स्टेटमेंट ढूंढना है। यानी अगर हम यहाँ पे ओपनिंग स्टेटमेंट अगर ढूंढ लें, ओपनिंग स्टेटमेंट का मतलब अगर हम पहला स्टेटमेंट ढूंढ लें तो भाई हमारा काम हो जाएगा। अब उस पहले स्टेटमेंट को ढूंढने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपने कहा पढ़ना पड़ेगा। चलिए आके देखते हैं। हमने यहां देखा क्या लिखा हुआ, बट। अब जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि बट एक कंजंक्शन होता है और ये क्या बताता है, आपने कहा सर ये कंट्रास्ट बताता है, ठीक है जी। अब ये कहीं ना कहीं दो चीजों को आपस में कनेक्ट करेगा, ये पहला हो नहीं सकता, ये हमें बात समझ में आ गई। और एक चीज हमने और देखा, यहाँ पे ही लिखा हुआ है, ही एक हमारा प्रोनाउन है, तो ये प्रोनाउन ऑब्वियस सी बात है किसी न किसी नाउन के लिए लिखा गया होगा। लेकिन फिर भी हम अपनी तसल्ली के लिए एक बार इसको पढ़ लेते हैं। तो हमने पढ़ लिया कि बट ही हैज रीच्ड आउट टू मिलियंस ऑफ पीपल, लेकिन वह मिलियंस ऑफ पीपल मतलब लाखों करोड़ों लोगों तक वह पहुंचा। पीपल द वर्ल्ड ओवर मतलब पूरे दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोगों तक वह पहुंच पाया है। एंड हेल्प टू इंप्रूव देयर लाइव्स, और उन लोगों की जिंदगी सुधारने के लिए उनकी मदद की है, ठीक है। आगे हमने देखा कि भाई ये हमने समझ लिया, बॉर्न इन डाउनटाउन लॉस एंजल्स इन 1960, टोनी रॉबिन्स केम फ्रॉम वेरी हम्बल बिगिनिंग्स। अब इसका मतलब क्या है, यहां पे एक नाम मेंशन किया गया है टोनी रॉबिन्स। तो जैसे हमने टोनी रॉबिन्स को पढ़ा हमें समझ में आ गया कि भाई ये तो नाउन है। अब ये हमें बात क्लियर हो गई कि जो यहां पे ही लिखा गया है ये पहला हो नहीं सकता, ठीक है। और यहां पे जो ही लिखा हुआ है ये भी टोनी रॉबिन्स के लिए लिखा होगा, और जो हिज फैमिली लिखा गया है उसका परिवार, ये भी टोनी रॉबिन्स को रिलेट कर रहा होगा। यानी ये जो ही या हिज लिखा हुआ है ये इस नाउन के रेफरेंस में लिखा हुआ है, तो ये नाउन से हमारी सेंटेंस की शुरुआत होगी। तो अगर हमारी सेंटेंस की शुरुआत बी से होगी तो हमारे ऑप्शन में देखें बी कहां पे है, यहां पे है BDCA, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी हमें ओपनिंग स्टेटमेंट मिल गया, ओपनिंग स्टेटमेंट मिल गया, ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करके देखते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे मैं आंसर देने नहीं आया हूं, यहाँ पे आपको चीजें सिखाने आया हूं। तो प्लीज आप चीजों को सीखिए, कैसे उनकी मीनिंग को फाइंड आउट करते हैं वो चीजें सीखिए। तो बॉर्न इन डाउनटाउन लॉस एंजलिस इन 1960, यानी टोबिन रॉबिन्स का जो जन्म है वो 1960 में डाउनटाउन लॉस एंजलिस में हुआ था। केम फ्रॉम वेरी हम्बल बिगिनिंग्स, इसका मतलब ये हुआ कि जो उनके शुरुआती दिन थे वो बहुत ज्यादा बेहतर नहीं थे। मतलब वो कहां से आते हैं, वो एक ऐसे परिवार से आते हैं जो बहुत बेहतर परिवार नहीं था। तो यहाँ पे आप हम्बल बिगिनिंग्स का मतलब क्या समझोगे, कि यहाँ पे आप ये हम्बल बिगिनिंग्स का मतलब आपको ये नहीं समझना है कि हम्बल मतलब हम विनम्र निकालें, बिगिनिंग्स का मतलब क्या निकालें, शुरुआत निकालें, ये सब नहीं। मतलब वो बहुत ही साधारण शुरुआत से आए थे। साधारण हम्बल बिगिनिंग मतलब साधारण शुरुआत। तो साधारण शुरुआत का मतलब एक ऐसे परिवार से जिसमें बहुत ज्यादा पैसा नहीं था, फिनेंशियली वो लोग साउंड नहीं थे। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ हिज फैमिली हैड बीन फेड बाय अदर्स, जो उसका परिवार है वो दूसरों के द्वारा खिलाया जाता था। when they did not have enough money for food, जब उनके पास खाने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं होता था। तो जाहिर सी बात है अगर उनकी बिगिनिंग बहुत ज्यादा हम्बल थी तो उनके पास पैसा नहीं था और उनके परिवार का भरण पोषण किसी दूसरे के द्वारा किया जाता था। तो यहाँ पे हमारा बी के बाद डी होगा। लेकिन अब देखिए बात कह रहे हैं बदल गई है। नाउ अब ही ट्रेवल्स बाय प्राइवेट जेट, अब वो अपने प्राइवेट जेट में ट्रेवल करता है। एंड ओन्स प्रॉपर्टीज इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और दुनिया भर के बहुत सारे जगहों पे उसकी अपनी खुद की प्रॉपर्टी है। यानी सी और लास्ट में बट ही हैज रीच्ड, लेकिन अब वो बहुत सारे लोगों तक पहुंच चुका है और उनकी जिंदगी सुधारने के लिए उनकी मदद भी कर चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा BDCA। एक बार मुझे प्लीज इतना कंफर्म कर दीजिए कि आप सभी लोग को कोई डाउट तो नहीं है। किसी स्टूडेंट को, चाहे वो नया हो चाहे वो पुराना हो, पढ़ रहा हो शुरुआत से या अभी अभी एडमिशन लिया हुआ है, तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है चीज़ों को समझने में? अगर नहीं आ रही तो अगला देखिए। जैसे यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन में देखेंगे भाई A लिखा हुआ है, D लिखा हुआ है, C लिखा हुआ है, B। यहाँ पे भी 4 ऑप्शन आए हैं और चारों में क्या लिखा है, ABCD लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमें ओपनिंग स्टेटमेंट ढूंढना है। तो चलिए ओपनिंग स्टेटमेंट ढूंढने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो एक काम करते हैं, तो सबसे पहले एक एक करके चीज़ों को हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, ऑन कमिंग आउट हिज स्किन वुड बी शाइनिंग लाइक एबोनी एंड ही वुड स्क्वेल विद प्लीजर। अब जरा गौर से देखिएगा, ऑन कमिंग आउट यानी बाहर आते समय जो उसकी स्किन थी वुड बी शाइनिंग लाइक एबोनी। एबोनी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब आप डार्क ब्राउन कह सकते हैं। और
डार्क ब्राउन, या हम इसको ब्लैकिश भी बोलते हैं। एबोनी किसको बोला जाता है? जो लोग बहुत ज्यादा काले होते हैं, ब्लैकिश होते हैं, बहुत ज्यादा डार्क ब्राउन होते हैं, जिनका जो रंग है वो बहुत ज्यादा डल होता है। तो कह रहे हैं कि उसकी स्किन वुड बी शाइनिंग लाइक एबोनी एंड ही वुड स्क्वेल विद प्लेजर। स्क्वेल का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? इसका मतलब होता है हाई पिच्ड क्राई या हाई पिच्ड नॉइज, जैसे चीखना। ठीक है, इसका मतलब होता है हाई पिच्ड क्राई और यू कैन से नॉइज। जब इंसान खुशी के मारे, आप ऐसे कहते हैं, जब खुशी के मारे चीखता है या दुख के मारे रोता या चिल्लाता चीखता है, उसको हम स्क्वेल बोलते हैं। तो एंड ही वुड स्क्वेल विद प्लेजर, और वो खुशी से चिल्लाएगा। आगे क्या लिखा है? फर्स्ट, सबसे पहले ही वुड लाई डाउन ऑन द सैंड बैंक। अब यहां पे एक चीज और गौर करिएगा, ये जो यहाँ पे हिज स्किन लिखी थी, अब हमें पता है यार ये हिज स्किन लिखा है, उसकी स्किन। अब हमें ये बात समझ में नहीं आ रही है किसकी स्किन। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क। ही वुड स्क्वेल विद प्लेजर, वो प्लेजर से चीखेगा चिल्लाएगा, खुशी के मारे चीखेगा चिल्लाएगा। कौन? ये भी हमको नहीं पता ये ही किसके लिए लगा है। आगे देखते हैं भाई, ये तो ए होगा नहीं। सबसे पहले ही वुड लाई डाउन ऑन द सैंड बैंक, यानी वो जो रेत होती है किनारे पे, नदी के किनारे या समुद्र के किनारे, वहां पे वो लेट गया। आई रब्ड हिम क्लीन विद द सैंड ऑफ द रिवर, यानी जो नदी का बालू था, मैंने उससे रगड़ रगड़ के उसको क्या किया? क्लीन किया। अब मैंने उसको क्लीन किया। किसको क्लीन किया हमको पता नहीं। ठीक है, कौन लेट गया हमें ये भी नहीं पता। आगे हमने देखा एवरी डे आई यूज टू टेक द बेबी एलिफेंट टू द रिवर फॉर हिज बाथ। अब हमें ये बात समझ में आई कि भाई प्रतिदिन आई यूज टू टेक द बेबी एलिफेंट, मैं बेबी एलिफेंट को नदी लेके जाया करता था उसको नहलवाने के लिए। ठीक है, तो यहां पे ये जो बेबी एलिफेंट है ना, ये हमारा नाउन है। तो हमें क्यों लेकर के जाया करते थे? उसको नहलाने के लिए। तो जाहिर सी बात है, अगर हम यहाँ पे हिम की बात कर रहे हैं, हिम क्लीन, तो किसको क्लीन करने की बात कर रहे हैं? इस बेबी एलिफेंट की बात कर रहे हैं। अब हम किसके स्किन की शाइनिंग होने की बात कर रहे हैं? क्योंकि नहाना बेबी एलिफेंट को, तो बेबी एलिफेंट की बात कर रहे हैं। कौन खुशी से चीखेगा? आपने कहा सर बेबी एलिफेंट की बात हो रही, ये चीखेगा। आगे भी देखा, आफ्टर दैट, उसके बाद ही वुड लाई इन द वाटर फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी वो बहुत लंबे समय तक पानी में लेटा रहता था। अब ये ही किसके लिए? बेबी एलिफेंट। तो हमें इस बात से ये समझ में आ गया कि भैया हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट सी होगा। तो हमने ये काट दिया, ये काट दिया, ये काट दिया, हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी बेबी एलिफेंट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो सी होगा, और सी के बाद हमारा क्या होगा? बी। क्योंकि देखो आप इसको, एवरी डे आई यूज टू टेक द बेबी एलिफेंट द रिवर टू हिज बाथ। फर्स्ट, तो सबसे पहले उसे वो क्लीन करता था, रब करता था। आफ्टर दैट, ठीक है, वो पानी में बहुत लंबे समय तक लेटा रहता था। और जब उसके बाद कमिंग आउट, बाहर आता था, कहां से बाहर आता रहा होगा? पानी से बाहर आता रहा होगा। यानी सी, बी, डी और ए, यानी आपका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा भाई। अब यहां पे देखिए, आपके सबसे पहले ऑप्शन में आते हैं। ऑप्शन में डी दिया गया है, ऑप्शन में डी दिया गया है, ऑप्शन में बी दिया गया है, ऑप्शन में ए दिया गया है। ऑप्शन में एक चीज हमें देखने को नहीं मिल रही है, आपने कहा सर सी देखने को नहीं मिल रही है, तो सी को हमने एलिमिनेट कर दिया। सी को पढ़ करके हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो चलिए हम किसको पढ़ेंगे? आपने कहा सर हम ए को पढ़ेंगे, बी को पढ़ेंगे और डी को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए पढ़ के देखते हैं। लिखा हुआ द अदर वाज अ रफल्ड। अच्छा, जैसे इसने देखो यहां पे बोला द अदर वाज, यानी दूसरा थोड़ा क्या था? रफल था, यानी रफ टफ टाइप का था, है ना। अब दूसरा कौन था हमें ये पता ही नहीं है भाई। ठीक है, ग्लम फेस्ड मैन, मतलब उसका जो चेहरा था वो थोड़ा सा सीरियस था, गंभीर था, सैड जैसा था। हैवली बिल्ड एंड रफली ड्रेस्ड, और वो बहुत तगड़ा था। हैवली बिल्ड का मतलब क्या? बहुत पावरफुल, बहुत स्ट्रांग जो लोग लगते हैं ना वो। एंड रफली ड्रेस्ड, और उसका जो ड्रेस था बहुत रफ था, लाइक मतलब बहुत जेंटलमैन की तरह उसने ड्रेसिंग नहीं करी थी, ऐसे ही कुछ भी पहन लिया था उसने। आगे लिखा है वन मैन हैड अ हैंडसम प्रेजेंस, एक आदमी था जिसका प्रेजेंस बहुत ही हैंडसम था, यानी कहने का मतलब वो देखने में खूबसूरत था। विद अ बोल्ड एंड फ्रैंक लुक, उसका लुक था बहुत ही बोल्ड और फ्रैंक था। अगला लिखा है द टू मैन हु बोर्डेड द ट्रेन फ्रॉम डेनवर वर एन ऑड पेयर। अब यहां से आपको एक चीज का आइडिया लग रहा होगा कि दो आदमी जो डेनवर से ट्रेन पर चढ़े, बोर्डेड का मतलब होता है किसी ट्रेन पर, शिप पे, एयरक्राफ्ट पे जाना, ट्रैवलिंग के लिए। वर एंड ऑड पेयर, उनका पेयर ऑड था। अब देखिए यहां पे दो आदमी की हमने बात करी है, यानी शुरुआत किससे होगी? डी से, क्योंकि यहां पे ये जो वन मैन है और उसके बाद द अदर है, ये टू मैन के लिए ही लिखा हुआ है, राइट।
तो भाई एक चीज बताओ, यहाँ पे बी पहला आदमी, ये दूसरा आदमी, पहले की आदमी की बात करेंगे फिर दूसरे आदमी की बात करेंगे, बी के साथ ए का पेयर बन रहा है। तो आपने कहा सर अगर डी से हमारी शुरुआत होगी तो हम बी वाले को काट देंगे, ए वाले को काट देंगे, हमारे पास यहाँ डी बचा, हमारे पास यहाँ डी बचा। हम देखेंगे बी के साथ ए का पेयर बनेगा, यहाँ ए बी का पेयर बना दिया, ये भी गलत हो गया, यानी डी बी ए सी। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। कॉम्बो पर कब से क्लास स्टार्ट होगी सर? बेटा कॉम्बो यही बैच है। कॉम्बो बैच का मतलब होता है जिसमें ग्रामर, वोकैबुलरी और कंप्रहेंशन तीनों बैच मिल जाए, इसको कॉम्बो बैच कहते हैं। तो ये जो क्लासेस देख रहे हैं, आपको जो एक्सेस मिला, ये कॉम्बो बैच का ही एक्सेस है बाबा। आप माई कोर्स में जाकर के देखेंगे तो आपको 3 बैच आपको मिल गए होंगे 699 में। तो ये कॉम्बो बैच। चलिए आते हैं नेक्स्ट वाले पे। ठीक है, अब लो, इसको कॉम्बो बैच में भी अभी क्लास लेनी है। कॉम्बो मतलब क्या होता है? क्या बोलूं मैं, छोड़ो, चलो आओ इधर देखो। यहाँ पे क्या है ऑप्शन में? बी है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे सी है, यानी हमारे ऑप्शन में ए बी सी डी चारों चीजें दी गई हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले अगर चारों चीजें दे दी गई तो हम ओपनिंग स्टेटमेंट को ढूंढेंगे। चलिए ओपनिंग स्टेटमेंट को ढूंढने का देखते हैं क्या है। अच्छा, यहाँ पे एक हमको मिल गया, देखो एक वर्ड आप लोगों को दिख रहा होगा, फाइनली। तो मैंने आप सभी लोगों को ये बताया है कि पैरा जंबल करते समय जब ये शब्द आपके सामने आ जाए, यानी क्या, फाइनली हो गया। ठीक है, ये कुछ शब्द होते हैं जैसे फाइनली हो गया, हेंस हो गया, दैट्स वाई हो गया, ठीक है, एटसेट्रा, ये सब लास्ट में जाते हैं। तो बी को हम लास्ट में रखेंगे। तो देखिए बी कहाँ कहाँ लास्ट में है, एक तो बी यहाँ लास्ट में है, एक तो यहाँ लास्ट में है, यानी हमें तुरंत इन दोनों को क्या कर दिया, हमने एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि भाई फाइनली लास्ट में जाएगा। तो यहाँ तो सी दिया है, यहाँ तो ए दिया गया है, तो अब हमारे पास 2 ऑप्शन है। अब इन दोनों ऑप्शन में एक ऑप्शन सी से शुरू होता है, एक ऑप्शन ए से शुरू होता है। तो इस कंडीशन में हमारे पास कोई जादू नहीं है। इस कंडीशन में हम एक बार ए को पढ़ेंगे और एक बार सी को पढ़ेंगे और देखेंगे दोनों में से पहला स्टेटमेंट क्या हो सकता है। तो यहाँ कह रहा है कि नेक्स्ट। अच्छा, जैसे मैंने पढ़ा नेक्स्ट, मैं तो बिल्कुल 100% श्योर हो गया ये हो नहीं सकता, क्योंकि अगर आप किसी चीज को बोल रहे हो अगला, तो नेक्स्ट के पहले भी कुछ तो होगा। आ रही है बात समझ में? नेक्स्ट के पहले भी तो कुछ होगा। कह रहा नेक्स्ट कीप टैपिंग द पॉट ऑन ऑल साइड्स एंड एट द बॉटम अंटिल द प्लांट लूजेंस। अब कीप टैपिंग द पॉट मतलब पॉट को टैप, जैसे कहने का मतलब मान लीजिए ये पॉट है, ठीक है, इसमें मान लीजिए हमने एक पौधा लगा रखा है। अब पौधे में जब हम मिट्टी को भर देते हैं तो वो थोड़ा सा जाम हो जाता है, मतलब कसाव हो जाता है। अगर हमें उसे थोड़ा लूज करना है तो हम ऐसे ऐसे टैप करेंगे, ठीक है, इस तरीके से हम चीजों को लूज करते हैं। तो कीप टैपिंग द पॉट ऑल साइड, सारे साइड से उसे क्या करिए, ऐसे ऐसे टैप करिए, ठीक है, एंड एट द बॉटम अंटिल द प्लांट लूजेंस, और बॉटम से जब तक कि प्लांट लूज ना हो जाए, जब तक वो ढीला ना हो जाए। जैसे आपका टिफिन होता है, कस हो जाता है, तो आप चारों तरफ से क्या करते हो, इस तरीके से करते हो, लूज हो जाए। अब यहाँ पे जरा एक बार सी को पढ़ के देखिए। द फर्स्ट थिंग टू डू व्हेन रीपॉटिंग इज, कह रहा सबसे पहली चीज टू डू करने के लिए, व्हेन रीपॉटिंग इज टू रिमूव द प्लांट फ्रॉम द करेंट पॉट। यानी अगर आपको एक प्लांट को रिपॉट करना है, एक पॉट से दूसरे पॉट में रखना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो करंट पॉट में जिसमें वो रखा गया है प्लांट, उससे आपको रिमूव करना पड़ेगा, यानी हटाना पड़ेगा। तो भाई पहली चीज तो यही हमारी है, यानी शुरुआत होती है सी से, खत्म होता है बी पे, तो शुरुआत हुई सी पे, खत्म हुआ बी पे, यानी आंसर क्या हो गया हमारा, डी। डी इज द करेक्ट आंसर। अब मुझे पहले बता दीजिए, आप सभी लोग पैसेज शुरू करने से पहले ये जो 5 हमने पैरा जंबल्स करे हैं, क्या ये आपको अच्छे से समझ में आए सभी लोगों को? एक बार सारे स्टूडेंट्स फटाफट यहाँ पे कमेंट करके मुझे ये चीज़ क्लियर कर दो, जिससे मुझे भी ये संतुष्टि हो जाए कि आप लोग जो ये कॉम्प्रहेंशन वाला बैच है, इसमें हर चीज़ को आप प्रॉपरली समझ पा रहे हो सभी लोग, ठीक है। मैं बस इतना चाहता हूँ ना कि अगर कोई बिगिनर हो, मान लीजिए पहली पहली बार मेरे पास पढ़ने के लिए आया, वो इस संतुष्टि के साथ पढ़े, और मैं आपको गारंटी देता हूँ, ठीक है, और मैं हर बच्चे को ये चीज़ डंके की चोट पे कहता हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका बजट है और आपके माता पिता के पास और पैसे हैं, या आप अपनी संतुष्टि के लिए आप एक काम कर लीजिए। वो काम ये करिए आप सभी लोग कि यही जो बैचेस मैं पढ़ाता हूँ, जैसे कंप्रेंशन, ग्रामर, किसी और टीचर का एक बार ले लीजिए। जैसे दूसरे टीचर हो सकता है मना करें किसी और से मत पढ़ो, मुझे कोई डर ही नहीं है, आप जिससे मर्जी उससे पढ़िए,
क्योंकि मुझे पता है लौट करके आपको मेरे पास आना है, क्योंकि जितना टाइम मैं चीज़ों में देता हूँ, समझाता हूँ, हर एक चीज़ बताता हूँ, शायद ही, मैं ये नहीं कह रहा दूसरा कोई कर नहीं सकता, शायद ही आपको मुश्किल से कोई करे और मिले। ठीक है, तो इसलिए मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा है कि आप कहीं भी पढ़ के ना, घूम के अगर आप मेरे से पढ़ चुके हैं, आएंगे यहीं पे आप सभी लोग। अब आते हैं भाई पैसेज पे। देखो, अब ये हमारे सामने जो पैसेज लिखा गया है, यहां से लेकर के यहां तक का हमारा पैसेज है। अब इसे हमें करना है, लेकिन करने से पहले एज यूजुअल चीज हम करेंगे। वो चीज क्या करने वाले हैं, सबसे पहले इसमें कुछ पूछे गए इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिनको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इनको सबसे पहले हम समझेंगे कि इन वर्ड्स का मतलब क्या होता है। सबसे पहले इन वर्ड्स को समझाने के पीछे मेरा सिर्फ इतना पर्पज होता है कि जब हम उन पैराग्राफ्स को पढ़ें तो उन पैराग्राफ्स को पढ़ते समय इन शब्दों में हमें प्रॉब्लम ना आए, हम अपनी मीनिंग को और उसके कॉन्टेक्स्ट को प्रॉपरली फाइंड आउट कर पाए। इस वजह से सबसे पहले हम इन शब्दों के बारे में सीखेंगे। तो यहां पे इसेंस वर्ड लिखा है। इसेंस मतलब क्या होता है, समझना मेरी बात को। आप कह सकते हो बेसिक, या आप कह सकते हो बेसिक या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ समथिंग, यानी किसी भी चीज की जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है या जो उसकी सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है, उसी को हम इसेंस कहते हैं। इसेंस का मतलब आप ऐसे भी कह सकते हो हिंदी में, किसी चीज का सार। जैसे जीवन का सार क्या है, मोह माया छोड़ दीजिए। जीवन का सार क्या है, लोगों की मदद करिए। जीवन की सार क्या है, आपके अंदर मानवता होनी चाहिए। तो सार जिसको हम लोग बोलते हैं, तो बेसिक या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ समथिंग, यानी कोई भी चीज हो उसके अंदर की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है, जो क्वालिटी होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं इसेंस। अब अगर आप किसी चीज को मिसयूज करते हो, तो मिसयूज का मतलब क्या होता है, पुट टू रॉन्ग यूज। ठीक है, पुट टू रॉन्ग यूज, जिसे हम लोग बोलते हैं एक्सप्लॉयट करना। ठीक है, मिसयूज करने का मतलब किसी चीज का दुरुपयोग करना। अगर आप हिंदी भी लिखना चाहते हैं साथ साथ, वैसे तो हिंदी में लिखता नहीं हूं, लेकिन आपके लिए लिख दे रहा हूं जो मुझे आते हैं, दुरुपयोग। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा रिक्विजिट, बहुत अच्छा वर्ड है। रिक्विजिट का मतलब होता है नेसेसरी, जो चीज अनिवार्य होती है, या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपने कहा रिक्वायर्ड, या आप यहां हिंदी में लिख सकते हैं जो चीज क्या होती है, अनिवार्य होती है। यूटिलिटी, अगर आप किसी चीज की यूटिलिटी करते हैं तो यूटिलिटी का मतलब यूजफुलनेस होता है। यूजफुलनेस, या जिस चीज का आप एडवांटेज उठाते हो, यानी हिंदी में हम इसको बोलते हैं उपयोगिता। किसी चीज की उपयोगिता, ये आपकी होती है यूटिलिटी। डेडलाइन, देखो अगर मैंने आपको कोई डेडलाइन दिया है, तो डेडलाइन का मतलब मैंने आपको एक टाइम लिमिट दिया है। डेडलाइन मतलब होता है टाइम का लिमिट। जैसे मैंने बोला 25 तारीख तक काम पूरा हो जाना चाहिए, 25 तारीख आपका डेडलाइन है, मतलब 25 तारीख तक आपको टाइम लिमिट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कास्ट, देखो कास्ट के कई मतलब होते हैं भाई। एक तो कास्ट का मतलब एक्टर भी होता है। जैसे मान लीजिए मूवी वगैरह बनती हैं, तो मूवीज वगैरह में एक्टर कास्ट किए जाते हैं, अगर आपने ये कभी सुना होगा। तो एक तो इसका मतलब कास्ट होता है, और इसके पता है बहुत सारे मीनिंग होती हैं। मैं सब सारे मीनिंग्स आपको लिखवा देता हूं एक एक करके। ठीक है, एक तो इसका मतलब एक्टर के सेंस में लिख सकते हैं, इसका मतलब शेप होता है, इसका मतलब लाइट स्प्रेड करना भी होता है, और इसका मतलब लुक भी होता है, इसका मतलब थ्रो भी होता है। ठीक है, बहुत सारे मीनिंग होती हैं। तो कास्ट का मतलब किसी चीज को फेंकना होता है। जैसे हम कास्ट लुक बोलते हैं, कास्ट ग्लिम्स बोलते हैं, तो जो लुक, झलक जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, झलक, इस सेंस में भी हम कास्ट का यूज करते हैं। जैसे लाइट होता है, प्रकाश को बिखेरना, टू सेंड लाइट। जैसे मान लीजिए इस कमरे में अंधेरा है और आपने क्या कर दिया, कास्ट लाइट, तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये आपने यहाँ पे प्रकाश जला दिया और अंधेरा छट गया। ठीक है, और इसका मतलब आकार भी होता है कास्ट का मतलब, इसको भी ध्यान रखिएगा। और कास्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग वोट होता है। वोट, वोट जानते होंगे सभी लोग ना, तो ये भी होता है। तो ये सारे मीनिंग प्लीज ध्यान रखिएगा कास्ट का। ठीक है, और कास्ट का मतलब डाउट भी होता है, कास्ट का मतलब रिमेंबर भी होता है ना। लिखूंगा तो बहुत सारा लिख दूंगा, लेकिन अपने हिसाब से आप इसको ध्यान रखिएगा। जैसे बोलते हैं ना कास्ट डाउट, ठीक है, तो याद करना या डाउट, ये सारी चीजें होती हैं। अब आते हैं डथ। अच्छा,
ये जो डथ वर्ड होता है, आपको शायद ये बात पता नहीं होगी, लेकिन मैं आपको यहाँ बताता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे ये डू आपने सुना होगा, सबने सुना होगा, डू डज डिड। तो पहले ये जो डू है, जो डू का आप ऐसे कह सकते हो जिसका थर्ड पर्सन हुआ करता था, ठीक है, ये ओल्ड इंग्लिश ग्रामर में हुआ करता था, उसे हम डथ कहते थे, थर्ड पर्सन। ठीक है, फिर से बताता हूं, जो बहुत पुराने ग्रामर की बात कर रहा हूं, ओल्ड इंग्लिश ग्रामर की बात कर रहा हूं, ओल्ड फैशन हो गया है, अब ये वर्ड ऑब्सलीट हो गया है। ऑब्सलीट होने का मतलब अब इस शब्द का प्रयोग एक्चुअली में किया नहीं जाता है। पहले किया जाता था कि ये जो हमारा डू है, तो इस डू का जो थर्ड पर्सन होता था वो क्या होता था, डथ होता था। एक तो ये समझिएगा, और ये जो डथ होता है इसका एक मीनिंग एक्चुअली में और होता है, इसका मतलब एग्जीक्यूट करना होता है। एग्जीक्यूट करने का मतलब किसी चीज को अप्लाई करना, अप्लाई करने का मतलब किसी चीज को परफॉर्म करना, जैसे किसी कार्य को करना। आप इसको हिंदी में लिख सकते हैं कि किसी कार्य को करना। ठीक, अगला देखिएगा, अटेन। अटेन मतलब क्या होता है, अटेन मतलब एक्वायर करना होता है। ठीक है, इसका मतलब किसी चीज को अचीव करना, किसी चीज को प्राप्त करना, गेट जिसको हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, एंडेवर। एंडेवर मतलब क्या होता है, आपने कहा सर अटेम्प्ट होता है, प्रयास करना किसी चीज को लेकर के। ठीक है, आपने कहा आउटलुक। आउटलुक को हिंदी में हम देखो बोलते हैं दृष्टिकोण। अगर आप ऐसे देखोगे तो हम क्या बोल सकते हैं, व्यू पॉइंट, या आपका अपना जो विचार होता है, ओपिनियन होता है, या आप कह सकते हैं किसी भी चीज को लेकर के जो आपका दृष्टिकोण होता है, जो आपका नजरिया होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, आउटलुक। मॉडिफिकेशन मतलब होता है किसी चीज में चेंज करना, बदलाव करना, जिसे हम क्या बोलते हैं, अमेंड बोलते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे जो हम लोग पैसेज करने वाले हैं। ठीक है, जो भी हम पैसेज करने वाले हैं उसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स यहां मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। अब जब मैं पैसेज को पढ़ूंगा, उम्मीद करता हूं कि ये सारे शब्द आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे और आपकी वोकैबुलरी भी इनहेंस इसी तरीके से होती चली जाएगी। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। तो सबसे पहले यहां पे लिखा हुआ है, टाइम इज द इसेंस ऑफ लाइफ। कह रहा है कि जो समय है वो जिंदगी का सार है। आगे इसके बारे में और इलेबोरेट किया गया है, चलिए पढ़ते हैं। ठीक है, इट इज द वेल्थ गिवन टू अस। कह रहा है कि ये जो इट जो लिखा हुआ है, ये किसके लिए लिखा हुआ है, टाइम के लिए लिखा हुआ है। कि टाइम को यहां पे रेफरेंस दिया जा रहा है कि टाइम एक वेल्थ है, एक तरीके की संपत्ति है जो हमें दिया गया है बाय गॉड, भगवान के द्वारा। मतलब समय एक ऐसा वेल्थ है जो भगवान के द्वारा हमें दिया गया है। एवरी डे ऑल ऑफ अस गेट 24 आवर्स, नथिंग लेस नथिंग मोर। कह रहा है कि हम सभी लोग इस दुनिया में, चाहे आप किसी भी कास्ट के हो, किसी भी रिलीजन के हो, या चाहे जैसे भी इंसान हो, हर किसी को 24 घंटे ही मिलता है, ना उससे ज्यादा मिलता है ना उससे कम मिलता है। नाउ इट इज अप टू अस हाउ वी यूज इट। अब ये हम पर निर्भर करता है। अप टू का मतलब डिपेंड होता है। ठीक है, अप टू अस, अप टू का मतलब डिपेंड होना, निर्भर होना, ये हम पर निर्भर करता है कि हम इसे यूज कैसे करते हैं। पीपल हु नो हाउ टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ एवरी मोमेंट इजिली ओपन द डोर्स ऑफ सक्सेस इन देयर लाइफ, एंड दोज हु मिस यूज टाइम गेट फेलियर्स वन आफ्टर द अदर। और ये पता है आपके स्टूडेंट लाइफ के लिए बहुत अच्छा पैराग्राफ है, इससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और हर एक चीज को ध्यान से पढ़िएगा और अपने लाइफ में एग्जीक्यूट भी करिएगा। वो कह रहा है कि पीपल हु नो हाउ टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ एवरी मोमेंट। कह रहा है कि ऐसे लोग जो हर पल को अच्छे से यूज करना जानते हैं, यूटिलाइज करना जानते हैं, ठीक है, हर मोमेंट को बढ़िया से अगर प्रयोग करना जानते हैं, तो इजिली ओपन द डोर्स ऑफ सक्सेस। तो अपनी जिंदगी में जो सफलता का दरवाजा है, बड़े आराम से उसको खोल सकते हैं इन देयर लाइफ्स, एंड दोज हु मिसयूज टाइम, और जो लोग समय का दुरुपयोग करते हैं, यानी समय की वैल्यू को नहीं समझते, गेट फेलियर्स वन आफ्टर द अदर। एक के बाद दूसरा उनको अपनी जिंदगी में कंफ्लिक्ट देखने को मिलता है, ट्रबल देखने को मिलता है, फेलियर देखने को मिलता है। देयर इज अ सेइंग, एक कहावत है कि स्पेंट टाइम एंड स्पेंट वर्ड्स कांट कम बैक। जो शब्द और जो समय आप व्यतीत करते हैं वो कभी वापस लौट करके नहीं आता। ये समय वापस लौट करके नहीं आएगा, और जो मेरे जबान से निकला शब्द है वो भी कभी वापस लौट करके नहीं आएगा। कहते हैं ना, तीर कमान से, बात जबान से अगर निकल गई तो कभी वापस नहीं आती। आगे लिखा है, एवरीबडी इज टाइड बाय द लिमिट्स ऑफ टाइम। हर कोई एक समय के लिमिट में बंधा हुआ है। वर्क विंस एप्रिसिएशन ओनली व्हेन इट गेट्स कंप्लीटेड इन रिक्विजिट टाइम फ्रेम। यानी कोई भी काम को प्रशंसा तभी मिलती है जब
रिक्विजिट टाइम फ्रेम के अंदर उस काम को पूरा कर लिया जाता है। यानी रिक्विजिट टाइम, रिक्विजिट मतलब क्या बताया था, रिक्वायर्ड टाइम, यानी जो भी रिक्वायर्ड टाइम है, जितने समय सीमा की अवधि आपको किसी कार्य को पूरा करने के लिए मिला है और उस कार्य को आप उस निहित समय के अंदर अगर आप पूरा को कर लेते हैं तो उस काम की वाहवाही है, तभी आप एप्रिसिएशन मिलेगा। कहने का मतलब अगर एक व्यक्ति भूखा है, अगर भूखे व्यक्ति को आपने रोटी खिला दी तो चलो भैया आपकी वाहवाही है, लेकिन अगर वो भूखे मर गया उसके बाद आप रोटी लेकर के आते हैं तो उस रोटी का उस व्यक्ति के लिए कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आगे लिखता है बियॉन्ड द टाइम अलॉटेड, जो आपको समय दिया गया है, अगर हम उसके परे बात करें, वर्क लॉसेस ऑल इट्स यूटिलिटी। तो अगर वो समय सीमा के अंदर आप उस कार्य को नहीं कर पाते हैं तो वो जो कार्य होता है अपनी उपयोगिता को, अपनी यूटिलिटी को खो देता है, अपनी एडवांटेज, अपनी बेनिफिट को खो देता है। मतलब अब भाई अगर कोई काम आपने समय सीमा के अंदर नहीं किया तो जाहिर सी बात है बाद में उसकी कोई उपयोगिता नहीं रह जाएगी। ठीक, However good may have been its quality, just as falling of rains after crops have dried up have no use। अब जरा देखिएगा, यहां पे तो हमने ये बातें आपको समझे, वर्क्स लूजेस ऑल इट्स यूटिलिटी, हाउएवर गुड मे हैव बीन इट्स क्वालिटी, यानी अब उसकी क्वालिटी का तो कोई मतलब नहीं रह गया। अब उसको ये रिलेट कर रहा है एक बात से, एक रेफरेंस ले रहा है कि जस्ट एज फॉलिंग ऑफ रेन्स आफ्टर द क्रॉप्स हैव ड्राइड अप, यानी जो आपके अनाज होते हैं अगर वो सूख गए और उस सूखने के बाद अगर एज फॉलिंग ऑफ रेन्स, और अगर बारिश होती है तो उस बारिश का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आगे लिखा है लाइक वाइज उसी तरीके से व्हेन द टाइम इज पास्ट द डेडलाइन द वर्क लॉसेस इट्स इंपॉर्टेंस एंड वैल्यू। अब जाहिर सी बात है व्हेन द टाइम इज पास्ट द डेडलाइन, अब कहने का मतलब जिस कार्य को जिस समय सीमा के भीतर करना है, अगर वो डेडलाइन, वो टाइम लिमिट अगर आप पार कर जाते हैं तो वो काम जो है वो अपनी महत्व को और अपनी वैल्यू को खो देता है, अपनी गुणवत्ता को खो देता है। When iron is hot, it can be cast into whichever shape we want। कह रहे कि when iron is hot, यानी जब आपका लोहा गर्म होता है तो उसको जिस भी शेप में आप ढालना चाहते हो आप ढाल सकते हो। यहाँ पे कास्ट इनटू का जो मतलब है वो कास्ट का मतलब यहाँ पे ढालने से है, किसी चीज को शेप देने से है। ठीक है, तो आप उसको तभी ढाल सकते हो। वंस इट गेट्स कोल्ड नथिंग कैन बी मेड आउट ऑफ इट, अगर एक बार ये ठंडा हो जाता है तो उसके बाद आप उसका कुछ नहीं कर सकते हो, उससे कुछ नहीं बनाया जा सकता है। हाउएवर मच वी मे बीट द सेम इन द सेम वे अ पर्सन हु हैज लर्न्ड टू वाइजली यूज हिज टाइम, अगर कोई भी व्यक्ति अपने टाइम को वाइजली यानी अच्छे तरीके से बुद्धिमता अपना अगर वो प्रयोग करता है और वो समय को यूटिलाइज करना सीख जाता है तो एंड हैज अंडरस्टूड हाउ टू कास्ट हिमसेल्फ अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द टाइम हैज एक्चुअली लर्न्ड द ट्रू मंत्र ऑफ लाइफ। तो कह रहा है हैज अंडरस्टूड, अगर वो समझ जाता है या समझ चुका है, हाउ टू कास्ट हिमसेल्फ अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द टाइम, समय के अनुसार, समय की जरूरत के अनुसार खुद को कैसे ढालना। यहाँ पे कास्ट का भी मतलब ढालना होता है कि खुद को कैसे ढालना है समय के अनुसार, अगर वो ये सीख जाता है तो हैज एक्चुअली लर्न द ट्रू मंत्र ऑफ लाइफ। तो कह रहा है कि जीवन का जो मूल मंत्र है वो यही है। आगे कहता है कि शेक्सपियर रोट इन वन ऑफ हिज प्लेस, शेक्सपियर ने अपने एक प्ले में लिखा हुआ है आई वेस्टेड टाइम, मैंने समय का दुरुपयोग किया था, एंड नाउ डथ टाइम वेस्ट मी, अब कह रहा है कि समय मुझे बर्बाद कर रहा है, पहले मैंने समय को बर्बाद किया था, अब समय मुझे बर्बाद कर रहा है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इस बात को समझिएगा कि अगर आज आप समय को बर्बाद करोगे तो कल समय आपको बर्बाद कर देगा। इट इज ट्रू दैट अ पर्सन हु वेस्ट्स इवन अ लिटिल बिट ऑफ टाइम losses wonderful opportunities that he could have otherwise availed of by utilizing that time। अगर कोई भी व्यक्ति अगर थोड़ा सा भी समय को कह रहा है इवन अ लिटिल बिट ऑफ टाइम लॉसेस, अगर वो थोड़े से भी समय को अगर दुरुपयोग करता है तो वो वंडरफुल अपॉर्चुनिटीज को क्या कर देगा, मिस कर देता है, दैट ही कुड हैव अदरवाइज अवेल्ड ऑफ बाय यूटिलाइजिंग दैट टाइम, जो उस टाइम का प्रयोग करके वो हासिल कर सकता था, मतलब उसका जो फायदा उठा सकता था उस चीज को क्या कर देगा, खो देगा। आगे कहता है ऑल द ग्रेट लीडर्स हैव वन थिंग इन कॉमन, जितने भी ग्रेट लीडर्स हैं सबके अंदर एक चीज कॉमन है, दे वाइजली यूटिलाइज एवरी मोमेंट ऑफ देयर टाइम, उन्होंने अपने समय का सदुपयोग बहुत वाइजली किया हुआ है, यानी बहुत अच्छे तरीके से किया हुआ है। व्हेन अदर पीपल आर बिजी इन वेस्टिंग टाइम इन लेजीनेस, दूसरे लोग जब बिजी रहते हैं अपने समय को वेस्ट करने में, यानी उसको बर्बाद करने में, किस चीज में, आलस में, ग्रेट मैन आर बिजी इन मेकिंग प्लान्स फॉर द फ्यूचर, तो जो ग्रेट मैन होते हैं यानी जो अपनी जिंदगी में सफल रहते हैं, ऐसे इंसान अपने फ्यूचर के प्लान बनाने में बिजी रहते हैं।
देयर इज नो पर्सन इन हिस्ट्री हु वेस्टेड हिज टाइम एंड स्टिल मैनेज टू अचीव ग्रेटनेस। कह रहा है इतिहास में आप किसी एक ऐसे इंसान को आप नहीं दिखा सकते हैं या बता सकते हैं जिसने उस समय अपने समय को बर्बाद किया था और उसने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की हो। Therefore, there is great need to manage time wisely, careful time management। कह रहा है कि there is great need यानी जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है टाइम को वाइजली मैनेज करने की, जिसे हम केयरफुल टाइम मैनेजमेंट कहते हैं। रेफर्स टू केयरफुल प्लानिंग ऑफ टाइम एंड सिंसियर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस प्लान। और आपको जो आपके प्लान होते हैं उनको सिंसियरली एग्जीक्यूट करना चाहिए, यानी समय का सदुपयोग करते हुए जो भी आप योजनाएं बनाते हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से आपको अप्लाई करना चाहिए, परफॉर्म करना चाहिए, एग्जीक्यूट करना चाहिए। और एक चीज मैं अपनी तरफ से बोलना चाहूंगा, किसी ने कहा है एनी आइडिया विदाउट एग्जीक्यूशन इज जस्ट इल्यूजन, क्योंकि कोई भी आइडिया जिसको आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते वो सिर्फ एक भ्रम होता है और उससे ज्यादा कुछ नहीं। कह रहा दिस इज द ओनली मंत्रा टू अटेन सक्सेस इन एनी एंडेवर। ठीक है, कह रहा यही सिर्फ एकमात्र मंत्र है किसी भी अटेम्प्ट में जो आपको सफलता प्राप्त करा सकती है। A simple change in outlook and some modification in one's daily routine। कह रहा सिंपल चेंज, एक साधारण सा बदलाव चाहिए आपके आउटलुक में, यानी आपके दृष्टिकोण में, आपकी सोच में, और थोड़े से आपको बदलाव चाहिए अपने डेली रूटीन में, कैन रिजल्ट इन अ बिग जंप फॉरवर्ड टूवर्ड ग्रेट अचीवमेंट, जो आपको एक बहुत बड़ी सफलता की तरफ लेकर के जाएगा, मतलब बहुत बड़ी उपलब्धि की तरफ लेकर के जाएगा। अब देखिए, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा आप सभी लोग। मैंने पैसेज आपको पढ़ाया और इस पैसेज में मैंने आपको एक एक लाइन हर चीज बताई। ये पैसेज बेस्ड था टाइम के ऊपर। ठीक, हम लोग क्या करते हैं, पैसेज सॉल्व करने से पहले एक बार हम क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन आज का पैसेज कुछ डिफिकल्ट खास नहीं था। जैसे हमने जो पिछला पैसेज किया था हमारा, उसके पहले किया था एडिटोरियल, वो थोड़ा सा लेंदी काफी था, इससे भी ज्यादा लेंदी था, तो हमने उसमें सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लिया था। लेकिन मुझे लगा ये थोड़ा सा आसान है, इसलिए मैंने पहले क्वेश्चन पढ़ा नहीं। अब क्वेश्चन पढ़ लेंगे तब भी आपसे हो जाएगा। जैसे लिखा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड एंडेवर। ये तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे जो आपके पैसेज में वर्ड्स दिए रहते हैं या इडियम्स एंड फ्रेजेस दिए रहते हैं, उन इडियम्स एंड फ्रेजेस और शब्द के आपसे सिनोनिम या एंटोनिम पूछे जाते हैं। तो अगर मैं एंडेवर के सिनोनिम की बात करता हूं आपसे, तो क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया था अटेम्प्ट, यानी इसका डी इज द करेक्ट आंसर। अगला, व्हाट शुड बी डन इन ऑर्डर टू अचीव सक्सेस इन व्हाट एवर यू डू। कह रहे कि व्हाट शुड बी डन, हमें क्या करना चाहिए, इन ऑर्डर टू अचीव सक्सेस, सफलता पाने के लिए, इन व्हाट एवर यू डू। ठीक है, अब डूइंग क्वालिटी वर्क, कह रहा क्वालिटी वर्क करना चाहिए। प्लानिंग ऑफ वंस टाइम, अपने समय का अच्छे से सदुपयोग करना चाहिए, या प्लानिंग ऑफ वंस टाइम यानी अपने टाइम को अच्छे से प्लान करना चाहिए कि हम कहाँ कहाँ इन चीजों को यूटिलाइज करने वाले हैं। कीपिंग योर रूटीन सेम, अपने रूटीन को सेम रखना है। कीपिंग योर आउटलुक फिक्स, और जो आपका दृष्टिकोण है किसी चीज के बारे में सोचने का, उसे फिक्स रखना है। मतलब एक होता है ना, जो आपका आउटलुक हुआ, जो आपका सोचने का अपना नजरिया है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। अगर आप रिजिड हैं, ठीक है, तो आप भाई बदलाव ला ही नहीं सकते हैं, है ना। तो ऐसी तो हमने कोई बात करी नहीं थी, और हमने ये भी नहीं कहा था कि आप अपना रूटीन सेम करके आप सफलता को हासिल कर सकते हैं। ये दोनों काम आप नहीं कर सकते हो। तो प्लानिंग ऑफ वंस टाइम, यानी वहां पे बात हुई थी कि अपने जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो अपने समय को लेकर के क्या करते हैं, प्लान करते हैं। ठीक है, अपने प्लान बनाने में बिजी होते हैं। जब ऐसे लोग अपने टाइम को वेस्ट करते हैं आलस में, और जो हमारे अचीवर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने टाइम को लेकर के प्लान करते हैं अपने फ्यूचर वर्क के लिए। अगला है, व्हाट डू ग्रेट लीडर्स हैव इन कॉमन। ग्रेट लीडर्स के अंदर क्या कॉमन आपको दिखता है। दे फॉलो अ फिक्स डेली रूटीन, वे लोग डेली रूटीन, जो एक फिक्स डेली रूटीन होता है उसको फॉलो करते हैं, उसका अनुसरण करते हैं। दे आर नॉट टाइड बाई लिमिट्स ऑफ टाइम, वो समय की बाध्यता में बंधे हुए नहीं है। दे लर्न फ्रॉम फेलियर्स, वो अपने फेलियर से सीखते हैं। दे प्लान एंड यूज दियर टाइम वाइजली, कि वो अपने टाइम को अच्छे से प्लान करते हैं और उसका सदुपयोग करते हैं। और आपको एक चीज बताना चाहूंगा, कभी भी जब आप पैसेज किया करें तो पैसेज के बाहर जाकर के कभी आपको नहीं सोचना है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। जो कुछ भी आपको आंसर देना है, जो हमने पैसेज पढ़ा है, उस पैसेज के अकॉर्डिंग ही अपना आंसर देना है। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि हमें अपनी थॉट से आप बाहर चले गए, यार ऐसा हो सकता है, ज्यादा बेहतर। आपको ऑथर के अकॉर्डिंग ही चीजें करनी है। तो हमने जो कुछ भी पढ़ा, तो हमने ये देखा कि जो हमारे भाई ग्रेट लीडर्स होते हैं उनके अंदर जो चीज कॉमन होती है वो क्या कॉमन होती है, यही चीज होती है। ठीक है, यानी
दे प्लान एंड यूज देयर टाइम वाइजली, यानी डी इज द करेक्ट आंसर। आइडेंटिफाई द टोन ऑफ द पैसेज, ये मैंने आपको देखिए शुरुआत में बहुत 2 से 3 क्लासेस मैंने ली थी जिसमें मैंने आपको टोन और थीम को आइडेंटिफाई करना सिखाया था। देखिए रियलिस्टिक टोन है, सरकास्टिक टोन है, इम्प्रैक्टिकल टोन है या एग्रेसिव टोन है, क्या कह सकते हैं आप। सरकास्टिक मतलब क्या होता है? सरकास्टिक मतलब होता है टॉन्ट देना, टॉन्टिंग, ठीक है, यानी ताना मारना किसी को। अग्रेसिव मतलब क्या होता है? आक्रामक, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? आपने कहा आक्रामक। इम्प्रैक्टिकल एक होता है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल वो चीज होता है जो चीज व्यवहारिक होती है, यानी जैसे कहते हैं ना कि लॉजिकल, और इम्प्रैक्टिकल इलॉजिकल होता है, जो चीज में कोई तर्क ही ना हो। और ये जो टोन है वो आपका रियलिस्टिक टोन है, दैट इज रियलिस्टिक टोन, क्योंकि ये एक वास्तविकता है कि अगर आप अपने समय को सदुपयोग नहीं करोगे तो आप जिंदगी में सफल नहीं हो सकते हो। अगर आप अपनी जिंदगी में टाइम को वेस्ट करते हो तो आप हमेशा फेल होते रहोगे अपनी लाइफ में। तो ये एक रियलिटी है, इसका जो टोन है वो रियलिस्टिक है, राइट। नेक्स्ट देखिएगा, यहां पे कहता है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटेनिम ऑफ द वर्ड लेजीनेस। लेजीनेस का अपोजिट पूछ रहा है और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा। अगर मैं इंडोलेंट की बात करूं, इनएक्टिव की बात करूं, लेथार्जिक की बात करूं, ये तीनों ही इसके सिनोनिम है और इसका मतलब मेहनती होता है। इंडस्ट्रियस इज द करेक्ट आंसर, यानी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। इसका मतलब डिलीजेंट होता है, यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेहनती बोलते हैं, ठीक है, हार्ड वर्किंग बोलते हैं। तो जाहिर सी बात है अगर आलस का मैं अपोजिट बोलूंगा तो हार्ड वर्किंग हो जाएगा, यानी सी। तो क्लास टेस्ट पे मूव करने से पहले आप सभी लोगों से मैं ये जानना चाहूंगा कि किसी बच्चे को कोई समस्या तो नहीं है। यहां तक आप सभी लोग समझ गए चीजों को, ठीक है, पैसेज अच्छे से समझ में आया, वर्ड बाय वर्ड मैंने चीजों को पढ़ाया है, बताया है, समझाया है। उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें क्लियर होगी, ठीक है, समझ गए। अच्छा, ऐसा कोई लड़का है जो जिसका आज ये पहला दिन है, मतलब आज कल में परसों में आपने, थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम है सर्वाइकल का, तो मेरा थोड़ा सा दर्द होने लगता है, तो कोई है? ओके। तो अच्छा, जो भी स्टूडेंट यहाँ पे नया है यानी पहली पहली बार क्लास को देख रहा है, ठीक है, आप लोगों से ये गुजारिश है, एक बार आप मुझे जरूर बताइए कि आप लोगों को समझ में आया, ठीक है, आप सभी लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखो पुराने वालों से मैं इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ कि जो बच्चे हमसे 10-15 दिन से पढ़ रहे हैं उनको समझ में तो आ रहा है, उनसे हम पूछ चुके हैं, ठीक है। बाकी जो नए लोग हैं उनको कोई दिक्कत आ रहा है, सबको समझ में? चलो भाई, जब समझ में आ रहा है आते हैं क्लोज टेस्ट पे। देखो क्लोज टेस्ट में सबसे पहले 3 बातें ध्यान रखना सभी लोग, ठीक है। इनको प्रॉपर, मैंने जो नए बच्चे हैं उनको बता देना चाहता हूं कि इनके मैंने अच्छे से अप्रोचेस वगैरह पढ़ा रखे हैं, लेकिन फिर भी भाई उसको पढ़ लेना, लेकिन अभी के लिए 3 बातें ध्यान रखना। जब भी कोई क्लोज टेस्ट तुम्हारे सामने आ जाए, ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करना, रीड द पैसेज केयरफुली। तुम्हें पूरे पैसेज को अच्छे से पढ़ना है, ये काम करने के बिना आगे बढ़ना ही नहीं है, ठीक है, किसी भी हाल में आगे नहीं बढ़ना है, ठीक। क्योंकि ये अगर नहीं किया तुमने, तो तुमने अगर मान लो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां भर दिया, तो ये तुम्हारा भाई तुक्का होगा। वो तुक्के में चीजें सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती हैं, और ज्यादातर समय गलत हो जाता है। तो तुक्का कभी मत मारना, हमेशा सबसे पहले पूरे पैसेज को पढ़ना। और पैसेज पढ़ने के पीछे जो मेरा पर्पज होता है वो ये होता है कि भाई हम पैसेज को पढ़ के ये समझने की कोशिश करें कि उस पैसेज का क्या कॉन्टेक्स्ट है, यानी किस विषय में, किस थीम के बारे में वो बात कर रहा है। हमें ये तो समझ में आया यार किस विषय के बारे में बात हो रहा है, किस थीम के बारे में हम बात कर रहे हैं। हमें यही नहीं पता होगा तो फिर हम करेंगे क्या, ठीक है। अच्छा, इससे हमें एक आइडिया ये भी लगता है कि अगर जिस चीज के बारे में बात हो रही, जिस कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात हो रही, अगर वो पॉजिटिव रेफरेंस दे रहा है तो हम ऑप्शन में पॉजिटिव चीजों को देखेंगे और नेगेटिव चीजों को एलिमिनेट कर देंगे। अगर नेगेटिव चीजें हैं तो हम नेगेटिव चीजों को देखेंगे, पॉजिटिव चीजों को एलिमिनेट कर देंगे, ठीक। ये यहां मदद मिलती है। और तीसरी चीज क्या देखनी होती है आपको? टेंस। किस टेंस के बारे में बात हो रही है, यानी वो टेंस जो है वो प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, ठीक है, किस रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं। तो इससे हमें ये मदद मिल जाती है। तो ऑप्शन में जब हमें ग्रामर से रिलेटेड ऑप्शंस आते हैं वहां हमें एलिमिनेट करने में मदद मिलती है। तो हम पहले अपने स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। हमारा जो पहला स्टेप होगा, रीड द पैसेज केयरफुली, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट अप्रोच है पैसेज को पढ़ने का। तो एक एक करके पहले मैं आपको क्लियर करता हूं, ठीक है। अब देखो यहां पे लिखा हुआ है द मसाइज, ठीक है। ये जो मसाई लिखा हुआ है ना, मसाई एक जनजाति है। तो मसाई जो है लिव इन वेरी ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ अफ्रीका, वो अफ्रीका के बहुत ही खूबसूरत जगह पे रहते हैं, ठीक है,
खूबसूरत भाग, पार्ट मतलब भाग या जगह कुछ भी कह सकते हैं। तो ये जो मसाई आपकी जनजाति है वो अफ्रीका के बहुत ही ब्यूटीफुल पार्ट में रहती है, खूबसूरत जगह पे रहती है। दे लिव ऑन द वाइड प्लेन्स इन साउदर्न एंड नॉर्थर्न केन्या एंड नॉर्थर्न तंजानिया। कह रहे कि दे लिव ऑन, वो कहां पे रहते हैं, वो द वाइड प्लेन्स। वाइड प्लेन्स का मतलब हो गया विस्तृत मैदान, ऐसा मैदान जो बहुत फैला हुआ है, ठीक है। वो जो आपकी दक्षिणी और उत्तरी केन्या है और जो उत्तरी तंजानिया में विस्तृत यानी बहुत दूर तक, ह्यूज वास्ट जो आपका मैदान है वो वहां पे रहते हैं, ठीक है। तो वाइड प्लेन्स, प्लेन्स का मतलब यहां पे मैदान से है, विस्तृत मतलब बहुत लंबा चौड़ा फैला हुआ। आगे लिखा हुआ है द एरिया ऑफ माइल्स ऑफ रोलिंग ग्रासलैंड। इस एरिया में, इस क्षेत्र में दूर दूर तक आपको क्या दिखेगा, ग्रासलैंड दिखेगा, हरी हरी घासें दिखेंगी। ऑन विच यू कैन फाइंड थॉर्नी बुशेस एंड रॉकी हिल्स, जहां पे आप सभी लोगों को कटीली झाड़ियां भी देखने को मिलेंगी, जिस पर आप क्या पा सकते हो, थॉर्नी बुशेस। थॉर्नी बुशेस का मतलब होता है कटीली झाड़ियां, और वहां पे आपको चट्टान भी देखने को मिलेंगे, यानी रॉकी हिल्स भी आपको देखने को मिलेगा। आगे द पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर अकॉर्डिंग टू द सीजन्स, यानी सीजन के अनुसार। यह सीजन पर निर्भर करता है कि वो जो मसाई जनजाति होती है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर सीजन के अनुसार जाते रहते हैं। लुकिंग फॉर ग्रासेस एंड अदर प्लांट्स विच दियर कैटल कैन ग्रेज, और इस चीज की तलाश में जाते हैं। किस चीज की तलाश में जाते हैं, कि जहां पे उनको प्लांट्स और ग्रासेस मिल जाए, क्योंकि भाई अगर उनको प्लांट्स और ग्रासेस नहीं मिलेंगी, घास वगैरह नहीं मिलेंगी, तो जो उनके कैटल हैं यानी जो उनके मवेशी हैं वो क्या चरेंगे। जब भाई उनको चरने के लिए उनका चारा ही नहीं होगा तो वो जिएंगे कैसे, वो जिएंगे नहीं, तो उनसे जो दूध दही मिलता है वो कैसे मिलेगा, अगर वो नहीं मिलेगा तो वो कैसे जिंदा रहेंगे। तो कहीं कहीं उनकी निर्भरता इसी चीज पे है। तो इस वजह से वो सीजन के अकॉर्डिंग बदलते रहते हैं, और जहां पे घास वास उनको बहुत अच्छी मिलती है, प्लांट्स मिलते हैं, वहां पे रुकते हैं। दे हैव नो परमानेंट होम, उनका कोई अपना परमानेंट घर नहीं होता। व्हेन दे वांट टू सेटल इन अ प्लेस फॉर सम टाइम दे बिल्ड अ काइंड ऑफ कैंप कॉल्ड अ मान्यता। मतलब उनका कोई परमानेंट घर तो नहीं होता, लेकिन अगर वो कोई किसी पर्टिकुलर जगह पे कुछ समय तक अगर रहना चाहते हैं, मतलब हफ्ते महीने अगर रहना चाहते हैं, तो वो एक कैंप बनाते हैं, और उस कैंप का नाम क्या होता है, मान्यता होता है। वेयर अ फ्यू फैमिलीज लिव फॉर अ वीक्स आर मंथ, जहां पे कुछ परिवार कुछ हफ्तों और महीनों के लिए रहते हैं। देन दे मूव ऑन अगेन, फिर से वो वहां से निकल जाते हैं। टेकिंग देयर फ्यू विद देम एंड बर्निंग द ओल्ड मान्यता टू द ग्राउंड, और वो जो उनका कैंप रहता है उसको वहां जला देते हैं और वो आगे बढ़ जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा पैसेज आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अगर ये पूरी बातें आपको यहां तक समझ में आ गई तो हम एक एक करके अब फिल करना शुरू करेंगे, क्योंकि अब भाई सबको समझ आ गया। हम बात कर रहे हैं एक मसाई जनजाति के बारे में जो दक्षिणी और उत्तरी केन्या और उत्तरी तंजानिया के मैदानों में रहती है, एक स्थान से दूसरे स्थान सीजन के अकॉर्डिंग बदलती रहती है। जहां पे ग्रास लैंड वगैरह उसको दिखते हैं, प्लांट्स मिलते हैं, वहां पे रुकती है। जहां पे कुछ हफ्ते महीने रुक जाती है, और जब वहां से बदलती है तो वो जला देती है अपने कैंप को, जिसका नाम मान्यता है। अगर इतनी बात हमें समझ में आ गई तो पहला देखते हैं। तो लिखा है मसाई लिव इन, मसाई रहते हैं वेरी ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ अफ्रीका। अब यहाँ पे हमारे सामने दैट दिया है, दियर दिया हुआ है, सम दिया हुआ है और अ दिया हुआ है। अगर आप देखोगे तो वेरी ब्यूटीफुल पार्ट, ये जो पार्ट है वो आपका नाउन है, ठीक है। जो ब्यूटीफुल है नाउन की विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव है। जो वेरी है वो एडवर्ब है, क्योंकि ये एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है। ये जो पार्ट हमारा लिखा गया है वो सिंगुलर नाउन है। अगर नाउन हमारा सिंगुलर है तो यहाँ पे दियर और सम तो नहीं लिखेंगे, इसको हटा दिया। अच्छा, अब हमेशा ध्यान रखिएगा, हम दैट तभी लिखते हैं जब हमें किसी चीज का रेफरेंस पहले से पता हो, ठीक है। फिर से सुनिएगा, जैसे जो दैट होता है वो द की विकर फॉर्म होती है, द हमारी आर्टिकल होती है, तो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो आर्टिकल का रिप्लेसमेंट होता है वो दैट होता है, ठीक। तो दैट या द का प्रयोग हम तभी करते हैं जब हमें किसी चीज के बारे में पहले से पता हो। लेकिन अगर हम पहली बार किसी चीज को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, पहली बार अगर हम किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं जो स्पेसिफिक ना हो, जिसके बारे में हमें ना पता हो, तो जब वो अफ्रीका के खूबसूरत भाग की बात कर रहा है तो वो खूबसूरत भाग के बारे में तो हमें पता नहीं है। अफ्रीका में तो बहुत सारे खूबसूरत भाग हैं, लेकिन किस वाले खूबसूरत भाग की बात कर रहा है ये तो हमें पता नहीं। तो ये कोई स्पेसिफिक सेंस नहीं है, ये एक नॉन स्पेसिफिक सेंस है। तो जो नॉन स्पेसिफिक सेंस होता है उसके लिए दैट नहीं लगाएंगे, ये तो स्पेसिफिक रेफरेंस के लिए लगता है। यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला देखिएगा,
नेक्स्ट में कहता है कि दे लिव ऑन द वाइड प्लेन्स इन साउदर्न एंड नॉर्थर्न केन्या एंड नॉर्थर्न तंजानिया, द एरिया ऑफ माइल्स ऑफ रोलिंग ग्रास लैंड ऑन विच यू कैन फाइंड थॉर्नी बुशेस एंड रॉकी हिल्स। कह रहा वो एरिया जो बहुत मीलों तक फैला हुआ है, वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, मीलों तक फैला हुआ है, वहां पे आपको रोलिंग ग्रास लैंड देखने को मिलेंगे, यानी घास का मैदान देखने को मिलेगा। या आप ऐसे भी इसको समझ सकते हो कि घास का मैदान जो है मीलों तक फैला हुआ है। आप अपने तरीके से इसकी मीनिंग निकाल सकते हो। घास का मैदान मीलों तक फैला हुआ है जिस पर आपको कटीली झाड़ियां और रॉकी हिल्स भी देखने को उधर मिलते हैं। तो यहां पे जरा देखिएगा, द एरिया सराउंड्स, एरिया मेजर्स, एरिया कंसीडर या एरिया कंसिस्ट। मेजर का मतलब क्या होता है, किसी चीज को मेजर करने का मतलब ये हो गया मापने या तौलने से, तो मेजरमेंट की तो बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होंगे, मुझे पता है कंफ्यूज होंगे। यहाँ पे उनको लगेगा सराउंड्स, भाई देखो सराउंड मतलब होता है जो चीज चारों तरफ से घिरी हुई हो, ठीक है। और यहाँ पे कंसीडर, कंसीडर मतलब होता है किसी चीज के बारे में कंटेम्पलेट करना। कंटेम्पलेट करने का मतलब होता है किसी चीज के बारे में विचार करना। विचार करने का यहाँ कोई मतलब नहीं है, तो ना मेजर का कोई मतलब रहा ना कंसिस्ट का मतलब रहा, सॉरी कंसीडर का। कंसिस्ट का मतलब क्या होता है, कंसिस्ट का मतलब होता है जिसे हम लोग कंप्राइज कहते हैं। कंप्राइज का मतलब इन्वॉल्व होता है। इन्वॉल्व का मतलब जिसको हम कह सकते हैं शामिल होना, शामिल होना। तो देखिए यहां पे एक्चुअली जो वो कहना चाहता है ना भाई, वो ये कहना चाहता है कि द एरिया कंसिस्ट ऑफ माइल्स ऑफ रोलिंग ग्रास लैंड, यानी ये एरिया जो है जो जहां पे मीलों तक घास फैली हुई है, ठीक है। तो ये इस एरिया में कंसिस्ट है, मतलब ये एरिया जो है ना इसमें शामिल है, इन्वॉल्व है, क्या, मीलों तक घास आपको फैली हुई मिलेगी और वहां पे आपको हॉर्नी बुशेस, ये रॉकी हिल्स भी आपको देखने को मिलेगा। सराउंड्स नहीं हुआ। अच्छा, दूसरी बात बता देता हूं, ये जो आपकी प्रेपोजिशन ऑफ लगी है तो कंसिस्ट ऑफ होता है एक्चुअली, जो ऑफ प्रेपोजिशन होता है वो कंसिस्ट के बाद लगता है, तो सराउंड तो वैसे भी नहीं होगा, यहाँ पे कंसिस्ट ऑफ हो जाएगा। ठीक, पहले बताइए बात आप सभी लोगों को क्लियर हुआ। जो कुछ लोग यहाँ पे ए आंसर कर रहे थे उनका ए आंसर गलत है, डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, आगे लिखा हुआ है द पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर अकॉर्डिंग टू सीजन। सीजन के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो लोग जाते हैं। लुकिंग, लुकिंग ऑन, लुकिंग बाई, लुकिंग एट। अब ये देखिए बड़ा मुश्किल है, क्या लिखे यहाँ पे, ठीक है। लुकिंग के बाद यहाँ पे तीसरे में है ना लुकिंग ऑन, लुक बाई, लुक विद, लुक एट। बताइए कोई बता सकता है? देखो वही तो बताया भाई, सराउंडिंग क्यों नहीं होगा। एक तो ये ना कोई रूल है नहीं, एक तो सिंपल सी बात ये है कि ये जो कंसिस्ट है, कंसिस्ट के बाद प्रेपोजिशन क्या आता है, ऑफ आता है। एक तो रीजन ये है कि हम कंसिस्ट के साथ ऑफ लिखेंगे, ठीक है, ये ऑफ पहले से था, कंसिस्ट। सराउंड के साथ ऑफ नहीं आता है, ठीक। जब आप किसी चीज को बोलते हो सराउंड, सराउंड का मतलब होता है चारों तरफ से घिरा होना। जैसे मान लीजिए ये कोई मैदान है, ठीक है, और ये मैदान जो है मान लीजिए कटीली झाड़ियों से घिरी हुई है। कोई चीज अगर घिरी होगी तो मतलब उसके चारों तरफ कुछ ना कुछ होगा। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे हो, मैंने कहा आप चारों तरफ से घिरे हुए हो, तो मतलब आपके चारों तरफ लोग हैं। तो आप ये बताइए वो जो मैदान था, वो मैदान, उस ये मैदान मान लेते हैं, तो इस मैदान पर घास थी फैली हुई या फिर मैदान के चारों तरफ थी? तो आपका आंसर बहुत क्लियर होगा यहाँ पे कि सर मैदान के चारों तरफ घास घिरी हुई नहीं थी, मैदान पर ही घास फैली हुई थी। ये मैदान था, मैदान पे ही घास थी, सराउंड नहीं थी। अब आई बात समझ में? मुझे लग रहा है कि जो लोग पिछली बार मिस कर गए थे सराउंड और कंसिस्ट में, इस बार वो क्लियर हो गए होंगे। अगर क्लियर हो गए होंगे तो भाई पहले एक बार मुझे क्लियर कर दो कि आपको समझ में आ गया, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। जल्दी बताइए। सभी लोग एक बार मैसेज करिए, मैसेज कह रहा हूं। आ गया समझ में? ठीक है, बता दिया करिए अगर जहां पे आप लोगों को लगे कि नहीं प्रॉब्लम आ रही है सर, तो वहां बता दे। चलिए आइए यहाँ पे आइए, ठीक है भाई।
नेक्स्ट वाले पे आते हैं। यहां पे मसला क्या था कि लुक ऑन लिखें, लुक बाई लिखें, लुक विद लिखें, ठीक है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, लुक ऑन, लुक ऑन फॉर ग्रास, ठीक है, यानी एंड अदर प्लांट्स विच देयर कैटल कैन ग्रेस। वो क्या करते थे कि वो देखते थे, जब एक जगह से दूसरे जगह पे सीजन में बदलते थे तो घासों को देखते थे कि कहां पे घास है, कहां पे प्लांट्स है, जिससे उनका जो कैटल, उनका मवेशी है, वो उनको चारा मिल सके और वो वहां पे ठहर सके। तो यहाँ पे लुक ऑन होगा, लुक बाई नहीं होगा, लुक विद नहीं होगा, लुक एट। देखो लुक एट बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा, मैं वो बता देता हूं आप लोगों को। लुक एट का मतलब होता है किसी चीज को कंसीडर करना, यानी किसी चीज कंटेम्पलेट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंटेम्पलेट, यानी किसी चीज के बारे में गहन विचार करना। यहाँ पे लुक ऑन, लुक ऑन का एक तो यहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट है किस चीज से मैं बता दूं, जैसे मान लीजिए सरफेस होती है, तो सरफेस पे क्या होती है, घास वास होती है, ठीक है, वो चीज, तो उस सरफेस के रेफरेंस में हमने ऑन कर लिया। दूसरा लुक ऑन का मतलब सर्च करना होता है, फाइंड आउट करना होता है। तो वो लोग घास जहां पे हो, पेड़ पौधे हो, उसकी तलाश में जाते थे और जहां मिलता था वहां पे वो अच्छा खासा वहां रुक जाते थे। तो यहाँ पे लुक ऑन होगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है चौथा, फॉर ग्रासेस एंड अदर प्लांट्स विच देयर कैटल कैन ग्रेस, दे हैव नो परमानेंट होम, उनका कोई परमानेंट होम नहीं था। व्हेन दे वांट टू सेटल इन अ प्लेस फॉर सम टाइम दे बिल्ड काइंड ऑफ कैंप कॉल्ड अ मान्यता, वेयर फ्यू फैमिलीज लिव फॉर अ। अब देखो लिव फॉर अ, लिटिल वीक्स, सिग्निफिकेंट वीक्स, लीस्ट वीक्स या फ्यू वीक्स। भाई मेरी बात को ध्यान से सुनना, यहां पे कह रहा है कि वेयर अ फ्यू फैमिलीज लिव फॉर अ वीक्स या मंथ्स, मतलब कुछ परिवार ऐसे होते थे जो कुछ हफ्ते या महीने के लिए रुकते थे, ठीक है। अब यहाँ पे पहले तो ये ध्यान रखना, ये जो वीक्स और मंथ्स यहाँ पे लिखा हुआ है ये कैसे नाउन है, आपने कहा सर ये प्लूरल नाउन है। अब दूसरी बात सुनना, ये जो लिटिल के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, लिटिल, लिटिल का यूज हम किसके लिए करते हैं, आपने कहा लिटिल का यूज अनकाउंटेबल नाउन के लिए करते हैं। लिटिल का जो, ये तो हमारा पॉजिटिव डिग्री होता है, इसका कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, आपने कहा लेस होता है। इसका सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, आपने कहा भैया लीस्ट होता है, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए मुझे आप सभी लोग, कि अगर ये जो लिटिल हमारा लिखा हुआ है ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है, तो जो इसकी कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री होगी, यानी लेस और लीस्ट, ये भी तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होगा। यहां पे नाउन हमारा प्लूरल है, ऑप्शन में जरा देखिए, ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए होता है और ये इसकी सुपरलेटिव डिग्री है, ये भी अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होगी, दोनों ही अनकाउंटेबल नाउन। तो ना तो ये होगा ना तो ये होगा। सिग्निफिकेंट मतलब तो इंपॉर्टेंट होता है। अब इंपॉर्टेंट वीक्स और मंथ्स का तो कोई लेना देना है नहीं, कुछ हफ्तों के लिए रुकते थे, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, फ्यू, तो हो जाएगा फ्यू वीक्स आर मंथ्स एंड दे मूव ऑन अगेन, फिर वो दोबारा वहां से मूव ऑन कर जाते थे, टेकिंग दियर फ्यू with them and burning the old मान्यता to the ground। अब taking their few inhibition experiences antic belongings। तो अच्छा वो क्या कॉन्टेक्स्ट में बात करना चाहता है, कि वो अपने साथ कुछ चीजें लेकर के चले जाते थे, बाकी वो जो कैंप वगैरह को जला देते थे। तो वो बात करना चाहता है बिलोंगिंग्स, अपने सामान। एंटिक नहीं होगा, क्योंकि एंटिक का मतलब होता है प्राचीन चीजों से, जो एशियन चीजें हमारी होती हैं, जिनको हम लोग एयर लूम कहते हैं। अगर आपको ना पता हो इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा वर्ड बता रहा हूं आप लोगों को, लिख लीजिएगा, एयर लूम, एंटिक चीजें। ये जो इन्विटेशन होता है इसके दो मतलब होते हैं, अगर ये ना पता हो तो ये भी लिखिएगा। एक तो इसका मतलब रिजर्व होता है, जो लोग थोड़े साई होते हैं, साइनेस जिसको बोलते हैं, यानी कुछ लोग होते हैं ना काफी शर्मीले होते हैं सॉरी, बहुत ज्यादा रिजर्व होते हैं, जिन्हें हम इंट्रोवर्ट बोलते हैं, इंट्रोवर्ट, ऐसे लोग। और दूसरा इसका मतलब होता है हिंड्रेंस, हिंड्रेंस मतलब होता है बाधा, ना तो कोई बाधा का मतलब है, ना तो रिजर्व या शाई का मतलब है। एक्सपीरियंसेस के साथ कोई लेना देना नहीं है। बिलोंगिंग्स हो जाएगा, बिलोंगिंग्स मतलब क्या होता है, सामान होता है, ठीक। अगला आते हैं, देखो भाई यहाँ पे एक बार सभी लोग बता दीजिए, क्लियर है, ये वाला क्लॉज से शुरू करें, दूसरा वाला। पहले में कोई बच्चे को दिक्कत तो नहीं है, जो सराउंड और कंसिस्ट वाला प्रॉब्लम आया था वो दूर हो गया आप सभी लोगों का, डन। चलिए फिर आते हैं भाई इस वाले पे।
वही वाला काम यहां पे भी करना है। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, पूरा पढ़ना है। पूरा एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक। चलिए आइए, लिखा हुआ है ऑल स्टेट यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सभी जो यूनिवर्सिटीज हैं और जो कॉलेजेस हैं, वन ऑफ द इन इंडिया विल नाउ a safe water ritual named Jal Bharo in place of lamp lighting to inaugurate their annual convocations। मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा। इसकी मीनिंग ऐसे नहीं निकलेगी, इसकी मीनिंग यहां से निकालते हैं, वन ऑफ द इन इंडिया। और देखिए इंडिया में कह रहा जितने भी स्टेट्स हैं, ठीक है, उसमें से जो उत्तर प्रदेश है काफी बड़ा स्टेट है, सबको पता है। और उत्तर प्रदेश में जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं और जितने भी कॉलेजेस हैं, वहां पे हमने एक रिचुअल शुरू किया हुआ है जिसका नाम है जल भरो। यानी इन सब कॉलेजेस के जो एनुअल कॉन्वोकेशन होंगे, ठीक है, एनुअल कॉन्वोकेशन मतलब जो इनके दीक्षांत समारोह होंगे, जब कभी भी किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज का जब एनुअल कॉन्वोकेशन होता है, यानी उसका जब दीक्षांत समारोह होता है, तो वहां पे क्या किया जाता है, लैंप लाइटिंग की जाती है। लैंप लाइटिंग टू इनॉग्रेट दियर एनुअल कॉन्वोकेशन, उसके उद्घाटन के लिए। इनॉग्रेशन का मतलब होता है उद्घाटन करना किसी चीज का, तो उसकी शुरुआत या उद्घाटन के लिए लैंप लाइटिंग किया जाता है, यानी दीप को प्रज्वलित किया जाता है। तो अब दीप प्रज्वलित करने के स्थान पर अब एक सेव वाटर रिचुअल चलाया जाएगा जिसका नाम है जल भरो। आई बात समझ में, क्लियर हुई बात कि उत्तर प्रदेश के सभी यूनिवर्सिटी कॉलेज में जब भी किसी तरह का दीक्षांत समारोह होगा, कोई भी एनुअल कॉन्वोकेशन होगा, तो उसमें अब दीप प्रज्वलित नहीं किया जाएगा, उसके स्थान पर जल भरो, ठीक है, ये सेव वाटर रिचुअल किया जाएगा। अब उसके बाद देखो आगे क्या है, द गवर्नर ऑफ द स्टेट, जो स्टेट के गवर्नर हैं, हु इज ऑल्सो चांसलर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी, जो स्टेट यूनिवर्सिटी के चांसलर भी हैं, इंस्ट्रक्टेड, उन्होंने इस चीज को आदेश दिया या दिशा निर्देश दिया, दैट एवरी यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज इन द स्टेट, इस स्टेट यानी उत्तर प्रदेश में जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, जितने भी कॉलेज हैं, शुड इंस्टॉल रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट्स। उन सभी लोगों को क्या चीज को फिक्स करना है, क्या इंस्टॉल करना है, क्या लगवाना है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट लगवाना है ऑन इट्स कैंपस, अपने कैंपस के अंदर, यानी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इन सब के अंदर। जल भरो सिग्निफाइज ऑफ जल शक्ति, जिससे जल भरो जो उनका एक सेव वाटर रिचुअल नेम है, काइंड ऑफ प्रोजेक्ट है, जिसको ताकत मिले, स्ट्रेंथ मिले और अवेयरनेस फैले लोगों के बीच में। दिस सेरेमनी सिंबलाइज, यह जो सेरेमनी है वो प्रतीक है, सिंबलाइज करती है द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण। ये जो एक तरीके से जो ये सेरेमनी हुआ है, इस सेरेमनी क्या करती है, ये जो वाटर कंजर्वेशन है इसकी महत्व को दर्शाती है कि पानी के संरक्षण की। वेयर एज द लैंप लाइटिंग सेरेमनी सिंबलाइज्ड रिमूविंग डार्कनेस थ्रू एजुकेशन एंड स्प्रेडिंग द लाइट ऑफ लर्निंग। ये जो लैंप लाइटिंग सेरेमनी होती थी, लैंप लाइटिंग सेरेमनी का पर्पस ये होता था कि हम सभी लोग एजुकेशन के थ्रू, ठीक है, मतलब शिक्षा के थ्रू जो अंधेरा है उसको हटा रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, स्प्रेडिंग द लाइट ऑफ लर्निंग, और जो ज्ञान का प्रकाश है उसको चारों तरफ फैला रहे हैं। तो ये जो लैंप लाइटिंग होती थी ये इसका पर्पस होता था, है ना, एजुकेशन के थ्रू अंधेरा हटा रहे हैं और ज्ञान की शक्ति या ज्ञान का प्रकाश फैला रहे हैं। उसके स्थान पे जो ये पानी वाला आया है, यानी सेव वाटर रिचुअल नेम्ड जो जल भरो है, ये वाटर कंजर्वेशन को बढ़ावा दे रहा है, यानी पानी के संरक्षण को बढ़ावा दे रहा है। जैसा कि आप लोग को पता है, पानी जितना दुरुपयोग किया जा रहा है या जो पानी की कमी है आने वाले समय में यही रहा, तो आने वाली जनरेशन को पानी पीने के लिए मिलेगा नहीं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या कहता है, इट इज रियली द विजन इनिशिएटिव, ठीक है, अब यहां तो भरना पड़ेगा। अगला, एवरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन इंडिया शुड इंश्योर टू सेव, कह रहा है कि जितने भी इंडिया में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं उनको सुनिश्चित करना चाहिए बचाने के लिए, एंड रिचार्ज ग्राउंड वाटर बाय इंस्टॉलिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट, मतलब ज्यादा से ज्यादा रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट्स लगाए जाएं, जिससे जो ग्राउंड वाटर है उसको हम लोग क्या कर सकें, रिचार्ज कर सकें और पानी बचाने को लेकर के, उसकी सुरक्षा को लेकर के सुनिश्चित हो सके। दिस काइंड्स ऑफ इनिशिएटिव्स प्रोवाइड अवेयरनेस ऑफ यूजिंग एंड सेविंग वाटर, कह रहा है इस तरह के जो इनिशिएटिव्स हैं, जो इस तरह की पहल है, वो प्रोवाइड करती है, क्या प्रदान करती है, जागरूकता प्रदान करती है, किस चीज को लेकर के, पानी के सेवन को लेकर के और पानी के बचाने को लेकर के। द
एलेक्सियर ऑफ लाइफ, ये क्या है? जिंदगी का एलेक्सियर है। आप कहोगे एलेक्सियर मतलब क्या हो गया? ठीक है, कोई बता सकता है? मैजिकल पावर टू क्योर, यानी एक तरीके का लिक्विड कह सकते हैं, या एक तरीके का सब्सटेंस कह सकते हैं, पदार्थ कह सकते हैं, जिसमें माना जाता है कि मैजिकल पावर होती है किसी भी चीज को क्योर करने की। ठीक है, ये चीज। अब ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, अगर यहां तक की बातें आप सभी लोगों को समझ में आ गई, ठीक है, मैंने पूरी बात बता दी, हर बच्चा समझ गया होगा कि भाई उत्तर प्रदेश के यूनिवर्सिटी और कॉलेज के अंदर अब जो हमारी एक नई रिचुअल चलेगी, जल भरो रिचुअल, जहां पे पहले लैंप लाइटिंग चलती थी। लैंप लाइटिंग का पर्पस क्या था वो भी बताया, और जो जल भरो रिचुअल है उसका भी पर्पस हमको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे है ऑल स्टेट्स यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस इन उत्तर प्रदेश। यहाँ पे अगर आपको भरना है तो सबसे आसान चीज आप यहीं से देख सकते हो कि भाई वन ऑफ के बाद मैंने आपको कितनी बार बताया है प्लूरल नाउन आता है, उसके बाद सिंगुलर वर्ब आती है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे वन ऑफ के बाद हमें नाउन क्या रखना है? प्लूरल रखना है। तो हम ऑप्शन में अगर ये देखें तो मोर बिग स्टेट्स लिखा हुआ है। अब अगर आप मोर लगाते हो, मोर कहीं ना कहीं कंपैरेटिव डिग्री को रेफर करता है, और कंपैरेटिव डिग्री मतलब होता है कंपैरिजन करना, और यहाँ पे तुलना करने के लिए दो चीजें चाहिए। हमारे पास दो चीजें तो है नहीं, हम तुलना करें तो करें किससे? हटा दिया। बिगर, बिगर भी कंपैरेटिव डिग्री होती है, ये भी कंपैरेटिव डिग्री होती है। खैर होता तो बिगर है, मोर बिग जैसा कुछ होता भी नहीं है। जैसे अगर हम बिग बोलते हैं, बिग बिगर बिगेस्ट होता है, बिग मोर बिग मोस्ट बिग होता ही नहीं है, वो तो वैसे ही गलत था। और यहाँ पे हम कंपैरिजन कर नहीं रहे तो कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे नहीं। बिग स्टेट में स्टेट आया है, ये होगा नहीं, बिगेस्ट स्टेट। ठीक है, तो ये क्या है? द। और आप इसको ऐसे भी देख सकते हो भैया कि ये द क्या है? आर्टिकल है, इसके बाद कौन सी डिग्री आती है? सुपरलेटिव डिग्री आती है। तो देखिए बिगेस्ट हमारी सुपरलेटिव डिग्री है, फिर स्टेट्स लगा देंगे, तो सी इज द करेक्ट आंसर। अगला नेक्स्ट में कहता है विल नाउ, विल नाउ ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइजिंग, हैव, मैनेज्ड या मैनेज। बहुत इजी है, ये विल लिखा हुआ है, विल के बाद या शैल के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? पहली फॉर्म। ऑर्गेनाइजिंग, हैव ऑर्गेनाइज्ड, हटा दीजिए सब कुछ। ठीक है, विल नाउ ऑर्गेनाइज, अब क्या ऑर्गेनाइज करेंगे? ऑर्गेनाइज करेंगे सेव वाटर रिचुअल नेम्ड जल भरो इन प्लेस ऑफ लैंप लाइटिंग, यानी लैंप लाइटिंग के स्थान पे जल भरो रिचुअल को किया जाएगा इनॉग्रेट करने के लिए एनुअल कॉन्वोकेशन को, दीक्षांत समारोह, जो साल में एक बार होता है। गवर्नर ऑफ स्टेट हु इज ऑल्सो चांसलर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटीज, उन्होंने इसको इंस्ट्रक्ट किया है कि एवरी यूनिवर्सिटी कॉलेज इन द स्टेट शुड इंस्टॉल रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट्स ऑन इट्स कैंपस। जल भरो सिग्निफाइज, अब ये जो जल भरो है वो किस चीज को सिग्निफाई करती है? जल शक्ति को। तो होल्डिंग, प्रोसीडिंग, मूविंग या स्ट्रेंथिंग, अब ये क्या करती है? तो जल शक्ति को ताकत प्रदान करती है। तो जल भरो सिग्निफाइज, ठीक है, नॉट होल्डिंग, प्रोसीडिंग या मूविंग, स्ट्रेंथिंग ऑफ जल, स्ट्रेंथिंग ऑफ जल शक्ति। तो जल भरो जल शक्ति को ताकत प्रदान करती, तो यहां पे स्ट्रेंथ हो जाएगा, डी। नेक्स्ट देखिए, दिस सेरेमनी सिंबलाइजेस द सीयर इंपॉर्टेंस, कंप्लीट, इमेंस या टोटल। यहां क्या लिखें? देखो थोड़ा पढ़ना इसको, ठीक है। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो सीयर है, कंप्लीट है और टोटल है, ये तीनों आपस में सिनोनिम है, इसको छोड़ करके, ठीक है। क्योंकि सीयर का मतलब कंप्लीट होता है, टोटल होता है, अटर जिसको बोलते हैं अटर, तो भैया ये तो लग ही नहीं सकता किसी भी हाल में। एक ही चीज बचेगा, इमेंस। इमेंस मतलब क्या होता है? ह्यूज, बहुत बड़े पैमाने पर। तो ये बोल रहा है कि दिस सेरेमनी, ये जो सेरेमनी है ये सिंबलाइज करती है। सिंबलाइज का मतलब क्या होता है पता है? रिप्रेजेंट करना। सिंबलाइज का मतलब क्या होता है? किसी चीज को रिप्रेजेंट करना। रिप्रेजेंट करने का मतलब किसी चीज को प्रस्तुत करना। ये प्रस्तुत करती है क्या चीज को? इमेंस इंपॉर्टेंस, यानी वाटर कंजर्वेशन के इमेंस इंपॉर्टेंस को। मतलब इंपॉर्टेंस तो है, बहुत बड़े महत्व को, क्योंकि सबको पता है पानी का महत्व कितना है। पानी के बिना जीवन ही नहीं है, जल ही जीवन है बोला जाता है। तो ये जो सेरेमनी है ये एक तरीके से प्रस्तुत करता है, ये रिप्रेजेंट करता है वाटर के बचाव को, यानी पानी के बचाव के इमेंस इंपॉर्टेंस को, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? इमेंस, सी। आगे बात समझ में?
क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, वेयर एज, जहां तक कि लैंप लाइटिंग की सेरेमनी की बात करें तो ये सिंबलाइज करता था कि एजुकेशन के थ्रू जो अंधेरा है उसको हटाइए, और जो लर्निंग ऑफ लाइट है, यानी जो लाइट ऑफ लर्निंग कह सकते हैं, जो आपके ज्ञान की शक्ति है उसको फैलाइए, उसको बढ़ावा दीजिए। इट इज रियली अ लॉडेबल द विजन इनिशिएटिव, लाउडर लेबल्ड या लोअर। अच्छा, ये जो इनिशिएटिव किया गया, ये जो पहल किया गया है लैंप लाइटिंग की जगह पे जल भरो, इसको आप क्या बोलोगे? ये लॉडेबल है, लाउडर है, लेबल है या लोअर है? लोअर का तो कोई सेंस है नहीं। लेबल मतलब तो टैग होता है, टैग या जिसको हम लोग नेम बोलते हैं, है ना, लेबल लगा होता है। लाउडर होगा नहीं, लॉडेबल है। लॉडेबल मतलब प्रशंसनीय होता है, जिसको हम लोग कमेंडेबल बोलते हैं। कमेंडेबल यानी जिससे प्रशंसनीय बोला जाता है, ठीक है। तो कमेंडेबल द विजन इनिशिएट, तो यहीं तक था। चलो भाई, तो अच्छा खासा हम लोगों ने प्रैक्टिस किया, जिसके अंदर हम लोगों ने 2 क्लॉज टेस्ट को प्रैक्टिस किया, ठीक है। एक हमने पैसेज कंप्लीट किया और 5 हमने पैराजंबल्स के क्वेश्चन किया। और आपको भी पता है अगर डेली बेसिस पे हम इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहेंगे तो जैसे हमारी वोकैबुलरी बेहतर होगी, जैसे हमारा ग्रामर बेहतर हो गया, उस तरीके से कंप्रेंशन भी हमारा बहुत बढ़िया और बेहतर हो जाएगा। किसी बच्चे को किसी तरह की कोई डाउट नहीं होगी, ठीक है जी।